बिल्कुल। 1898 में अलीगढ़ में उनका निधन हो गया। तो सर सैयद का रास्ता था अंग्रेजों के साथ सहयोग और पश्चिमी शिक्षा, लेकिन क्या सब इसी रास्ते से सहमत थे? जाहिर है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी दौर में एक और आंदोलन उभरा जिसका तरीका बिल्कुल अलग था, अहमदिया आंदोलन। बिल्कुल अलग। इस आंदोलन को शुरू किया मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद? जी। उन्होंने 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नाम की जगह से इसे शुरू किया। कादियान से? हाँ। ये आंदोलन भी मतलब उदारवादी सिद्धांतों पर था और पश्चिमी शिक्षा का विरोधी नहीं था, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत अलग थी। उन्होंने अपने विचार अपनी किताब बराहीन ए अहमदिया में लिखे हैं। और वो बुनियाद क्या थी? मैंने सुना है कि इसमें कुछ बहुत ही असाधारण दावे किए गए थे। असाधारण से भी बढ़कर मिर्जा गुलाम अहमद ने जो दावे किए वो उस वक्त के लिए बहुत चौंकाने वाले थे। क्या दावे थे? उन्होंने खुद को एक पैगंबर बताया। पैगंबर? जी। और इतना ही नहीं, 1891 में उन्होंने खुद को मसीहुल मऊद घोषित कर दिया। मसीहुल मऊद मतलब वो मसीहा जिसका इंतजार किया जा रहा है? हाँ, वही। एक मिनट, पैगंबर और मसीहा, ये तो दो अलग अलग धर्मों की सबसे बड़ी उपाधियां हैं। बात यहीं खत्म हो गई या और भी कुछ था? नहीं, बात यहीं नहीं रुकी। 1904 में 1904 में? जी, 1904 में उन्होंने एक और बड़ा दावा किया और खुद को श्री कृष्ण का अवतार भी घोषित कर दिया। क्या पैगंबर, मसीहा और कृष्ण का अवतार एक ही व्यक्ति में? जी हाँ। ये तो तीन अलग अलग धार्मिक परंपराओं का एक बहुत ही अनोखा संगम है। इस दावे के पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की सोच एक तरह से सार्वभौमिकता की थी। वो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जो इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू धर्म तीनों को अपील करें। हाँ, तीनों के अनुयायियों को अपनी तरफ खींच सकें। वो हिंदुओं से कहती थी कि कृष्ण का अवतार आ गया है और मुसलमानों और ईसाइयों से कि मसीहा आ गया है। ये उस दौर में चल रही धार्मिक बहसों और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश का नतीजा था। इसी वजह से ये आंदोलन बहुत विवादास्पद भी रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक रास्ता है अंग्रेजों के साथ व्यवहारिक सहयोग का, यानी अलीगढ़। दूसरा रास्ता है एक नई तरह की आध्यात्मिक पहचान बनाने का, यानी अहमदिया। अब आते हैं तीसरे बड़े आंदोलन पर, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग एक विपरीत ध्रुव पर खड़ा था, देवबंद आंदोलन। बिल्कुल, देवबंद आंदोलन को आप अलीगढ़ आंदोलन की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देख सकती हैं। एक रिएक्शन। हाँ। जहां अलीगढ़ पश्चिम की ओर देखो कह रहा था, वहीं देवबंद अपनी जड़ों की ओर लौटो का नारा दे रहा था। अच्छा। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने की थी। उन्होंने देवबंद यानी सहारनपुर में एक स्कूल की स्थापना की। और इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी जो इसे अलीगढ़ से एकदम अलग करती थी? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पूरी तरह से पाबंदी थी। पूरी तरह से? जी, पूरी तरह से वर्जित थी। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर रही है। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान यानी उलेमा तैयार करना, जो कौम का धार्मिक मार्गदर्शन कर सकें। तो अगर वे पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या थे? कौम की तरक्की का उनका रास्ता क्या था? उनके दो बिल्कुल साफ उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। कुरान और हदीस? जी, हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद की कही बातें और उनके काम। उनका मानना था कि मुसलमानों की सारी समस्याओं का हल कुरान और हदीस में है, किसी पश्चिमी विचारधारा में नहीं। ये कुछ स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो नारे जैसा लगता है, बस संदर्भ अलग है। आप कह सकते हैं। और उनका दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक था। वो था ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जिंदा रखना। जिहाद? हाँ, यहाँ जिहाद का मतलब एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष से था। अगर सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति पर चल रहे थे, तो देवबंद आंदोलन ठीक उसके उलट था। बिल्कुल, वो अंग्रेजों को विदेशी शासक मानते थे और उन्हें देश से बाहर निकालने के पक्षधर थे। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर वो अंग्रेजों के इतने खिलाफ थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर उनका क्या नजरिया था? क्या वो भी सर सैयद की तरह कांग्रेस के विरोधी थे? नहीं, और यहीं पर इन दोनों आंदोलनों के बीच का सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर सामने आता है। अच्छा। अलीगढ़ आंदोलन के ठीक उलट
देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। वो कांग्रेस के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। जी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया। उनके लिए अंग्रेज एक साझा दुश्मन थे। और उस दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाले किसी भी संगठन का वे साथ देने को तैयार थे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कौम के सामने उस वक्त 3 अलग-अलग रास्ते रखे जा रहे थे और तीनों की अपनी अपनी दलीलें थीं। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। जी तो सबसे पहला संगठन है आत्मीय सभा। जी इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1814 में कलकत्ता में। 1814 में? जी, लेकिन एक संगठन के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये 1815 में स्थापित हुआ। अच्छा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना। एकेश्वरवादी मतलब एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर देना। और इसका एक और बड़ा मकसद था जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना। बिल्कुल। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक भी राजा राममोहन राय ही थे। हाँ, इसकी स्थापना अगस्त 1828 में हुई थी। वैसे पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसे ब्रह्म समाज कर दिया गया। अच्छा, पहले ब्रह्म सभा था। जी। इस समाज ने बहुदेववाद यानी कई देवताओं की पूजा, हाँ, और छवि पूजा मतलब मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था, इन सब की कड़ी निंदा की। जी, इन सब का कड़ा विरोध किया। परमहंस मंडली, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। हाँ, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी 1849-50 के दौरान। महाराष्ट्र में? जी। ये मंडली मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में विश्वास रखती थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। एक खास बात थी कि इनकी सभाओं में, हाँ, वो भोजन वाली बात, वही कि निम्न जाति के लोगों के हाथ से बना हुआ भोजन ही सभी सदस्य एक साथ खाते थे। बिल्कुल। और ये मंडली भी एक ही ईश्वर में विश्वास करती थी, वेद समाज। इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन और के श्रीधलु नायडू थे। जी, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में की गई थी। अच्छा, तो ये दक्षिण भारत में था। हाँ, और ये समाज जो था वो पूरी तरह से ब्रह्मा समाज के आदर्शों से ही प्रेरित था। मतलब ब्रह्मा समाज का ही प्रभाव था इस पर। बिल्कुल। प्रार्थना समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बंबई में हुई थी। बंबई में? जी, और इस पर ब्रह्म समाज के साथ साथ आर्य समाज का भी गहरा प्रभाव था। अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना। आर्य समाज, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। हाँ, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी। ये एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था। मतलब एक ईश्वर में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से अस्वीकार करता था। और उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। जी। उनका एक प्रसिद्ध नारा भी था, वेदों की ओर वापस लौटो। बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये स्थापना हुई थी 1897 में। 1897। जी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। और इस मिशन का नाम जहां तक मुझे याद है स्वामी विवेकानंद के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। हाँ, बिल्कुल उन्हीं के नाम पर, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लोवात्स्की और कर्नल S ओलकार्ट ने की थी। जी, लेकिन इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी, न्यूयॉर्क में 1875 में। अच्छा, तो ये भारत में शुरू नहीं हुआ? नहीं, बाद में इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत शिफ्ट कर लिया था, मद्रास के पास अडयार में। और भारत में इस आंदोलन को एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। हाँ, एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में? हाँ, और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। सही। तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अलग अलग जातियों और धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कामों के लिए एकजुट करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जी, इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को हुई थी। और इसका मूल नाम तत्वरंजनी सभा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। यह सभा कलकत्ता से शुरू हुई थी और एक तरह से ब्रह्म समाज का ही एक समूह थी। अच्छा। इसका उद्देश्य था वेदांत और उपनिषदों पर आधारित
हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना। सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। और इसका प्राथमिक ध्यान वो महाराष्ट्र में दलित, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है कांग्रेस अधिवेशन। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ तारीखों और अध्यक्षों की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहानी है कि कैसे 28 दिसंबर 1885 को मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुई एक संस्था भारत की आजादी की सबसे बड़ी आवाज बन गई। और इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। सोचिए, उस पहली मीटिंग में सिर्फ 72 लोग थे। आज के जमाने में तो ये एक छोटी सी ऑफिस मीटिंग लगेगी। हाँ, सही कहा। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे जो दिमाग था वो एक अंग्रेज का था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। A.O. ह्यूम। हाँ, A.O. ह्यूम। और उस वक्त के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड डफरिन, उनकी भी इसमें एक तरह से मौन सहमति थी। अच्छा। इसके पीछे का आइडिया बड़ा दिलचस्प था, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। सेफ्टी वॉल्व मतलब अंग्रेजों को डर था कि 1857 जैसी क्रांति फिर से न हो जाए। तो ह्यूम ने सोचा कि अगर भारतीयों को अपनी भड़ास निकालने के लिए एक मंच दे दिया जाए तो वो छोटे मोटे विद्रोह करने की बजाय साल में एक बार मिलकर अपनी बात कहेंगे और मामला शांत रहेगा। यानी अंग्रेजों ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन ये दाव तो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व बनाया जो आगे चलकर प्रेशर कुकर बन गया और उन्हीं के राज को उड़ा ले गया। वैसे इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, है ना? बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। और जैसी ही कांग्रेस बनी, उस पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई जो उस समय की सोच को दिखाती है। खुद वाइसराय डफरिन ने इसे मजाक में कहा था। क्या कहा था? ये तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, मतलब कुछ गिने चुने लोगों की पार्टी। और दूसरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। हाँ, और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक ने तो तंज कसा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो सीधा हमला था कांग्रेस के साल में एक बार होने वाले अधिवेशनों पर। बिल्कुल। ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि शुरू में कोई भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहा था। जिन्ना ने इसे स्वर्ण हिंदुओं की फाशिस्टी कांग्रेस कहकर एक अलग ही रंग दे दिया। और अरविंदो घोष ने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी। हाँ, कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस इन सब आलोचनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। अब बात करते हैं पहले 4 अधिवेशनों की, क्योंकि उनमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। बिल्कुल। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक हिंदू। अगले ही साल 1886 में अधिवेशन कलकत्ता पहुंचा और अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। और ये पैटर्न आगे भी जारी रहा। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, और यहां अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज और गैर भारतीय अध्यक्ष थे। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था? नहीं। ये तो एक सोचा समझा प्लान लगता है। हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, और जगह भी देखिए, मुंबई पश्चिम में, कलकत्ता पूर्व में, मद्रास दक्षिण में और इलाहाबाद उत्तर में। सही पकड़ा। मतलब कांग्रेस पहले दिन से ये चिल्ला कर कह रही थी कि हम किसी एक धर्म, एक जाति या एक इलाके की पार्टी नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान की आवाज हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक संदेश था। कांग्रेस ने अपनी नींव में ही विविधता में एकता का बीज बो दिया था। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये संस्था सही मायनों में राष्ट्रीय है। तो कांग्रेस ने अपनी अखिल भारतीय पहचान तो बना ली, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही वैचारिक मंथन शुरू हो रहा था। और इस मंथन के 2 सबसे बड़े पल भी कलकत्ता में ही देखने को मिले। हाँ, जहां भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण गीत पहली बार गूंजे। पहला मौका कब आया? पहला मौका आया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया गया, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। सही कहा। और दूसरा ऐतिहासिक पल आया 1911 में, फिर से कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, और यहां पहली बार
रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगणमन गाया गया, जो आज हमारा राष्ट्रगान है। एक सवाल मन में आता है, कलकत्ता ही क्यों? क्या कोई खास वजह थी कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन वहीं हुए? इसकी एक बड़ी वजह थी कि उस समय कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी था। वो राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ज्यादातर बड़ी गतिविधियां वहीं होती थी। 5, 6 और 7 ये 3 साल कांग्रेस के लिए बहुत तूफानी रहे। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई 1905 के वाराणसी अधिवेशन से, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी साल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। हाँ, जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की गई और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। यहीं से कांग्रेस का रुख थोड़ा आक्रामक होना शुरू हुआ। और ये आक्रामकता अगले ही साल 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और बढ़ गई। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस समय के स्वराज का मतलब पूरी आजादी नहीं था। अच्छा, तो क्या था? उस समय स्वराज का मतलब था स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस, जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। मतलब हम अपने देश को खुद चलाएंगे, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही। ओके, तो पूरी आजादी का विचार अभी दूर था। हाँ, दूर था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, और इसी छलांग ने पार्टी के अंदर की दरार को और चौड़ा कर दिया। और वो दरार आखिर में 1907 के सूरत अधिवेशन में टूट ही गई। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच का मतभेद लड़ाई में बदल गया। नरम दल, जिसमें गोखले जैसे नेता थे, वो याचिकाओं में विश्वास रखते थे। और गरम दल? वहीं गरम दल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, मतलब लाल बाल पाल। उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। तो अधिवेशन में लड़ाई हो गई? हाँ, कहते हैं कि माहौल इतना बिगड़ गया था कि किसी ने जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता को जाकर लगा। इसके बाद तो पूरा पंडाल जंग का मैदान बन गया और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। लेकिन एक परिवार अगर एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा हो तो ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकता। ये दोनों दल फिर से एक हुए, है ना? हाँ, 9 साल बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में 2 बड़ी बातें हुई। क्या क्या? एक, नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अच्छा, इसी दौर में कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही थी और हमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मिली। जी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कौन सा? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थीं सरोजनी नायडू। वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। बिल्कुल सही। ये अंतर याद रखना महत्वपूर्ण है। मतलब पहली महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं थी, एनी बेसेंट आइलैंड से थी, है ना? हाँ, और उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब आते हैं उस अधिवेशन पर जो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से इतिहास में अमर हो गया। 1924 कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। बिल्कुल, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी हस्ती थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता क्यों की? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। गांधी जी जानते थे कि उनकी असली ताकत कांग्रेस के अध्यक्ष पद में नहीं, बल्कि देश की जनता के बीच उनकी नैतिक पकड़ में है। वो खुद को पार्टी की रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर रखना चाहते थे, ताकि वो एक मार्गदर्शक बने रहें। अध्यक्ष बनकर वो पार्टी के ढांचे में बन जाते, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक बार ये जिम्मेदारी निभाई। गांधी जी के बाद कांग्रेस की कमान युवा पीढ़ी के हाथों में आने लगी और 1929 का लाहौर अधिवेशन इसका सबसे बड़ा सबूत है। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? 1906 के स्वराज से आगे बढ़कर अब पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब चाहिए थी पूरी स्वतंत्रता। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सही कहा। और फिर 1931 का कराची अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब आजाद भारत कैसा होगा, उसके नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, इसकी नींव यहीं रखी गई। बिल्कुल। और कांग्रेस अब शहरों से निकलकर गांवों तक भी पहुंच रही थी। इसका प्रतीक था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिर से नेहरू जी ने की। और ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। ये दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों की नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों की भी पार्टी है। अब उस दौर की बात करते हैं जब कांग्रेस के अंदर एक और बड़ा वैचारिक टकराव हुआ। इस बार केंद्र में थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। वो कांग्रेस की समाजवादी और युवा सोच का चेहरा थे। लेकिन असली ड्रामा तो अगले साल हुआ। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें गांधी जी का पूरा समर्थन हासिल था। और नतीजा? सब हैरान रह गए जब बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी के उम्मीदवार को हरा देना। पार्टी के अंदर इसका क्या असर हुआ होगा? इसका बहुत गहरा असर हुआ। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने, जो गांधी जी के समर्थक थे, इस्तीफा दे दिया। तो बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया होगा। नामुमकिन हो गया। आखिर में गांधी जी के सम्मान में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वो फिर अगले 6 सालों तक अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। तो वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। जी। और आजादी के ठीक पहले 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी ही थे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। हाँ। कुछ और छोटे छोटे लेकिन मजेदार तथ्य भी हैं, जैसे वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अध्यक्षता ने सिर्फ भाषण दिया था। वो थी कादम्बिनी गांगुली, जो भारत की पहली महिला स्नातकों में से एक थी। उन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था। अच्छा। और स्वतंत्रता के बाद 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और ये भी एक रोचक तथ्य है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति दोनों ही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बिल्कुल। और एक आखिरी जानकारी, जब 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, बंगाल के गवर्नर। शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव से करते हैं। इसका तो 2 कार्यकाल था, है ना? पहला 1757 से 1760 और फिर दूसरा 1765 से 1767 तक। हाँ बिल्कुल। और इनसे जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं वो ये कि एक तो ये बंगाल का पहला गवर्नर बना जी, और दूसरा 1765 में इसने अवध के नवाब शुजादौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। अच्छा, और इसी के समय बंगाल में वो द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल। 1765 में ये बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद भी तो कुछ गवर्नर आए थे, जैसे हेनरी वैन स्टिचार्ट या हैरी विरेल्स्ट, लेकिन वो शायद परीक्षा के लिए उतने जरूरी नहीं है। नहीं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य रूप से क्लाइव ही हैं। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसमें सबसे पहला नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। कार्यकाल था 1772 से 1785। जी। और इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा। और इसी एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओह, तो इसका मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और पहला गवर्नर जनरल भी। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। और इसने आते ही बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो क्लाइव ने शुरू किया था। हाँ वही। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय हुई। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ था, है ना? हाँ, 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में पहला मदरसा खोला। और फिर 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय पारित हुआ। जी। अगला नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 1786 से 1793 तक। कॉर्नवालिस को मतलब 2 प्रमुख चीजों का जनक माना जाता है, पुलिस सेवा और सिविल सेवा। हाँ,
पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवा का जनक। और वो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, वो भी 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति इसी ने लागू की। ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। वेलेस्ली से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनमें सबसे पहले तो 1798 की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। और एक और दिलचस्प बात है कि लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। जी, वो खुद को यही कहता था। भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ पद फिर से बदल गया और इसमें पहला नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। कार्यकाल था 1828 से 1835। हाँ, और इनके समय आया 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बिल्कुल। और इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? मुझे लगता है सती प्रथा का अंत सबसे ऊपर आता है। निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया। ये बहुत बड़ा काम था। और ठगी प्रथा का भी अंत किया था। हाँ, कर्नल स्लीमन की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का पूरी तरह अंत कर दिया। और एक और चीज, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल तो बस 1 साल का ही था, लेकिन उन्हें किस लिए याद किया जाता है? उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था। 1 साल में ये बहुत बड़ा काम था। और लॉर्ड एलन बरो के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इनसे जुड़े कई बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि भारत में रेलवे का जनक। जी, पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच चली। और शिक्षा से जुड़ा वुड्स डिस्पैच भी था। हाँ, 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया और उसी साल 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी शुरू हुआ। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसी ने बनाया। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण व्यपगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था? सबसे पहले 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है। भारत के वाइसराय, यहाँ पद एक बार फिर बदल गया। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा, है ना? जी बिल्कुल। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग के समय की मुख्य घटनाएं कौन-कौन सी थी? सबसे बड़ी घटना तो खुद 1857 की क्रांति थी, जो इन्हीं के समय हुई। हाँ, ये तो है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और एक और बड़ा काम ये किया कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना भी करवाई। जी। अगला नाम है लॉर्ड मेयो का, कार्यकाल 1869 से 1872। इनसे जुड़ा सबसे जरूरी तथ्य क्या है? लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। अच्छा। और एक और बात, इनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान में कर दी गई थी। ओ। हाँ। इसके बाद लॉर्ड लिटन, कार्यकाल 1876 से 1880। लिटन ने मार्च 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। बहुत कठोर प्रतिबंध लग गए थे। हाँ, सिर्फ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर। तो फिर इनके बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इन्होंने शायद उस एक्ट को खत्म कर दिया था। हाँ बिल्कुल। रिपन के समय के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें एक तो ये कि 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो आज तक चल रही है। जी। और 1882 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और वो इल्बर्ट बिल। हाँ, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884 से 1888। इनसे जुड़ा सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हाँ, इन्हीं के समय 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, राइट, 1899 से 1905। कर्जन के समय की दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, और दूसरी
बंगाल का विभाजन। हाँ, 1905 में बंगाल का विभाजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। फिर आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हाँ, 1905 से 1910 तक। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल में। जी। अगला नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916। इनके कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अच्छा, जो कर्जन ने किया था। हाँ, और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, ये तो एक बहुत ही घटनापूर्ण कार्यकाल लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। जी, और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई। लॉर्ड रीडिंग के समय की एक मुख्य घटना 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, वो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1921, इनके समय में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका बहुत विरोध हुआ था। हाँ, और 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर आए लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इनके समय दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूर्णा समझौता भी हुआ। और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943, इनका कार्यकाल तो वाइसराय के तौर पर सबसे लंबा था। हाँ, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। इनके समय में प्रथम आम चुनाव 1936-37 में कराए गए और क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। जी, 1942 में। चलिए, अब हम बिल्कुल अंत की तरफ आ गए हैं। अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबैटन 1947 से 1948, ये भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इन्हीं के समय 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जी। और अंत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये थे भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जी, बिल्कुल। इनके बाद ये पद समाप्त हो गया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर समझना हो तो इसे आमतौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि इसे समझने में आसानी हो। पहला है उदारवादी चरण, मतलब नरमपंथी विचारधारा का दौर, जो 1885 से 1905 तक था। अच्छा। इसके बाद आता है उग्रवादी चरण या गरमपंथी विचारधारा का दौर, 1905 से 1919 तक। और फिर सबसे अहम 1919 से 1947 तक का गांधीवादी चरण। तो आज हम पहले चरण पर ही फोकस करते हैं, मतलब उदारवादी चरण पर। इन नेताओं की जो मुख्य विचारधारा थी वो क्या थी? देखिए, उदारवादी नेताओं का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, मतलब उनके सेंस ऑफ जस्टिस में बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि अगर संवैधानिक तरीकों से कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी मांगे रखी जाएं तो वो मानी जाएंगी। वो अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। और उनके काम करने का तरीका कैसा था? मतलब वो अपनी बात रखते कैसे थे? उनकी कार्यप्रणाली को एक बहुत ही दिलचस्प नाम से जाना जाता है, 3P। 3B। हाँ, प्रेयर यानी प्रार्थना, पिटिशन यानी याचिका, और प्रोटेस्ट मतलब अहिंसक विरोध। अच्छा। उनका पूरा यकीन था कि याचिकाओं, प्रस्तावों और बैठकों के माध्यम से अगर जनता की मांगे अंग्रेजों के सामने रखी जाएं तो न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर इन दोनों विचारधाराओं, उदारवादी और उग्रवादी, के जो प्रमुख नेता थे, उनमें क्या अंतर था? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि हम उग्रवादी यानी गरम दल के नेताओं के नाम याद रख लें, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम है। अच्छा, ये सही तरीका है। जी, इनमें मुख्य रूप से 4 नाम आते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल, ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और चौथे? इनके अलावा चौथे प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। तो अगर ये 4 नाम याद हैं तो समझिए कि बाकी जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब उदारवादी खेमे के थे। और इनकी सोच में सिर्फ तरीकों का ही अंतर था या मकसद भी अलग था?
नहीं, अंतर बहुत बुनियादी था। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के तहत ही सुधार चाहते थे, मतलब अंग्रेजों के राज में ही ज्यादा अधिकार। बिल्कुल, जबकि उग्रवादी नेता स्वराज चाहते थे, मतलब पूरी तरह से आजादी। उदारवादी संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे और उग्रवादी जन आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी पर जोर देते थे। एक और बड़ा अंतर ये था कि उदारवादी पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के एक तरह से प्रशंसक थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। चलिए अब उदारवादियों की मांगों पर आते हैं। उनकी संवैधानिक मांगे क्या क्या थीं? उनकी जो मुख्य संवैधानिक मांगे थीं, उनमें सबसे पहली थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। सही बात है। दूसरी की कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार हो, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले और बजट पर पूरा नियंत्रण हो। और आर्थिक मोर्चे पर उनकी क्या मांगे थी? आर्थिक मांगों में सबसे जरूरी था नमक कर और चीनी शुल्क को समाप्त करना, क्योंकि इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता था। एकदम। इसके अलावा सेना पर होने वाले खर्च में कमी की जाए, किसानों पर भू राजस्व कम बोझ कम हो, और हाँ, किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए कृषक बैंक स्थापित किए जाएं। प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी उन्होंने जरूर कुछ मांगे रखी होंगी। बिल्कुल रखी थी। उनकी प्रमुख प्रशासनिक मांगों में से एक थी कि भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए। ये बहुत बड़ी मांग थी। जी, और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो और 1878 के शस्त्र अधिनियम को रद्द किया जाए। अच्छा, ताकि भारतीयों को भी लाइसेंस के साथ शस्त्र रखने का अधिकार मिल सके। जी बिल्कुल। तो क्या इन सब मांगों से कुछ हासिल हुआ भी? मतलब इस चरण की उपलब्धियां क्या थी? हाँ, देखिए, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। शायद वैसी नहीं जैसी वो चाहते थे, पर थीं। जैसे? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय जागृति पैदा की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। इसी के दबाव में 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई, फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। और उन्होंने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को जनता के सामने उजागर किया और उन्हीं की मांगों के कारण भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग का गठन हुआ। लेकिन इनकी आलोचना भी तो हुई होगी। जी, बहुत हुई। इनकी आलोचना मुख्य रूप से उनकी प्रार्थना और याचिका की पद्धति के लिए की गई, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा गया। अच्छा, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। हाँ, और एक और बड़ी आलोचना ये थी कि इस आंदोलन में आम जनता की भागीदारी बहुत ही कम थी। ये बस पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक ही सीमित था। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं और उनके खास योगदान पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, उन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। और वो ब्रिटिश संसद के लिए भी चुने गए थे। हाँ जी, वो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास भी उन्होंने ही किया था। कमाल है। फिरोज शाह मेहता के बारे में क्या खास है? फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का शेर या लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अच्छा। उन्होंने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। वो कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और पहले अध्यक्ष भी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का क्या योगदान था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। और अंत में गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। जी बिल्कुल, उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, उग्रवादी चरण, जो 1905 से 1919 तक चला। तो उदारवादियों के जो प्रार्थना और प्रतिवेदन वाले तरीके थे, उनसे जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो भारतीय राजनीति में एक नई और ज्यादा मजबूत विचारधारा का जन्म हुआ। इन नेताओं का मानना था कि भाई ये आवेदन और निवेदन की नीति से मतलब कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल, और इन्हीं नेताओं को उग्रवादी या गर्मपंथी कहा गया। इनका आप देखिए शांतिपूर्ण तरीकों जैसे कि प्रार्थना और याचना में विश्वास नहीं था। अच्छा। उनका कहना था कि मांगे शांति से रखेंगे, पर अगर सरकार नहीं मानी तो
तो फिर सक्रिय आंदोलन भी करेंगे। मतलब एक्शन लेंगे। हाँ, एक्शन। इनके विरोध के तरीके थे जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये क्रांतिकारी नहीं थे। हाँ, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। सही, ये हिंसा और हथियार उठाने में विश्वास नहीं करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि परिणाम जल्दी मिले, बस। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? आखिर ये गर्मपंथी विचारधारा, इसके उदय के पीछे क्या कारण थे? इसके कई कारण थे, कोई एक नहीं। इन्हें हम 3 मुख्य भागों में देख सकते हैं। पहला तो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण? हाँ, अंग्रेजी सरकार जो थी वो कांग्रेस की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी और भारतीयों के प्रति उनकी नीतियां वो बहुत शोषणकारी थीं। और आर्थिक कारण भी तो थे? बिल्कुल। दूसरा कारण आर्थिक ही था। ब्रिटिश सरकार भारतीय वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी ताकि अंग्रेज व्यापारियों को फायदा हो। उनकी नीतियां पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण थीं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था, वो था सामाजिक बर्ताव। सही, अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और अपनी पश्चिमी सभ्यता को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौर के सबसे प्रमुख चेहरे कौन थे? हम अक्सर लाल बाल पाल के बारे में सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस चरण के 4 मुख्य नेता थे, पर ये तिकड़ी सबसे मशहूर थी। सबसे पहले बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। उनका उपनाम था लोकमान्य। लोकमान्य तिलक। जी। उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्र शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। और उन्होंने त्योहारों को भी एक राजनीतिक मंच बना दिया था, है ना? यही तो उनकी खासियत थी। 1893 में गणपति महोत्सव और फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। और उनका वो नारा तो आज भी गूंजता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। बिल्कुल। तो ये हुए बाल। अब लाल की बात करते हैं। लाल यानी लाला लाजपत राय। उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब भी कहते थे। उन्होंने लाहौर से पंजाबी और पीपल नाम के समाचार पत्र शुरू किए और उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। और उनकी मृत्यु भी तो साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। हाँ, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी दौरान लाठी चार्ज में वो घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। और इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य पाल, बिपिन चंद्र पाल। हाँ। वो पेशे से एक पत्रकार थे। उन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक की शुरुआत की, जिसका मकसद था लोगों में देशभक्ति की भावना फैलाना। और एक और बड़ा नाम था, अरविंद घोष। हाँ, अरविंद घोष। वो एक क्रांतिकारी, योगी और दार्शनिक थे। वो अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। और उन पर तो अलीपुर बम कांड का मुकदमा भी चला था। जी। 1908 में अलीपुर बम कांड में उन पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में वो रिहा कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए। हाँ, पौंडीचेरी चले गए, जहां 1926 में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की। तो अब उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरे चरण को एक नई दिशा दी, बंगाल का विभाजन। हाँ, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेजों का तर्क क्या था इसके पीछे? सरकारी तर्क तो ये था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। असली मकसद था भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना, और उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का ये एक बड़ा हिस्सा था। बंगाल को इस तरह बांटा गया कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल बन जाए, जो पूर्वी बंगाल था, और दूसरा हिंदू बहुल यानी पश्चिमी बंगाल। इसकी तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और विरोध तुरंत शुरू हो गया। हाँ, 7 अगस्त 1905 को भारत में इसका विरोध शुरू हो गया और फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जी, पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए। सही, ताकि वो भाईचारा बना रहे। और इसी अवसर पर टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और इस विभाजन की प्रतिक्रिया में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सही कहा। ये बंगाल विभाजन के विरोध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। और इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था?
इसका मुख्य कार्यक्रम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जैसे कपड़े, अंग्रेजी शिक्षा, इन सब का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को अपनाना। मतलब अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करना। हाँ, कपड़ा, साबुन, बैंक, सब कुछ स्वदेशी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय कारीगरों और किसानों को रोजगार मिला। तो इसके बाद की घटनाएं भी बहुत तेजी से घटी हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो बहुत तेजी से हुई, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, ये कैसे हुई? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इससे पहले आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। जी, और यही मांग आगे चलकर बहुत बड़ी बनी। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। मतलब कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। हाँ, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। लेकिन जो बंगाल विभाजन था उसका क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा था कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ये तो एक बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत थी। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ये भारत के बाहर हुई थी ना? हाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मकसद भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। और फिर आता है 1916 का साल, जहां नरम दल और गरम दल का फिर से विलय हो गया। अच्छा, वो वापस एक हो गए। जी, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी साल होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आइलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित था, सही कहा? बिल्कुल, इसका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट ने मद्रास से और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से इसकी शुरुआत की। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, गांधी युग। जी, और इस युग को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के जीवन को शुरुआत से देखना होगा। बिल्कुल। पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। हाँ, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। पिता थे करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और उस दौर के हिसाब से शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, है ना? जी, सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हो गया था। फिर वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। हाँ, वहां से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। 1891 में वो भारत वापस आए और राजकोट में वकालत शुरू की। लेकिन असल कहानी तो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। बिल्कुल, 1893 में वो एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। और वहाँ की सबसे जो मशहूर घटना है वो ट्रेन वाली पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की घटना। जी, जब उन्हें रंग भेद के कारण फर्स्ट क्लास के डिब्बे से जबरन उतार दिया गया था। वो डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस एक घटना ने शायद उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। उसी घटना ने उनके अंदर के सत्याग्रही को जगाया। फिर उन्होंने वहां भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने सिर्फ फैसला नहीं किया बल्कि काम भी शुरू कर दिया, जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। हाँ, 1894 में, ताकि सब भारतीयों को एक साथ लाया जा सके। फिर 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र भी निकालना शुरू किया, अपनी बात रखने के लिए। और आश्रम भी तो स्थापित किया था। जी, 1904 में डर्बन के पास फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो एक तरह से वो भारत की आजादी की लड़ाई की तैयारी दक्षिण अफ्रीका में ही कर रहे थे। बिल्कुल। पहला सत्याग्रह भी उन्होंने वहीं किया, 1906 में परवाना कानून के खिलाफ। और जेल भी पहली बार वहीं गए, 1908 में। हाँ, और उनकी जो प्रसिद्ध किताब है हिंद स्वराज, वो भी उन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज पर ही लिखी थी, गुजराती भाषा में। जी, तो 20 साल से ज्यादा वहां रहकर सारे अनुभव लेकर वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। और इसीलिए इस दिन को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। भारत आकर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोखले जी ने ही उन्हें सलाह दी थी कि पहले पूरा भारत घूमो, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीति शुरू करने से पहले 1 साल तक देश का भ्रमण करो, लोगों को समझो। तो भारत भ्रमण के बाद 1915 में उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की। लेकिन वो बाद में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट हो गया था।
हाँ, प्लेग फैलने की वजह से। और फिर उसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। उस समय पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। जी, और गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो अंग्रेजों की मदद कर सकें। इसी वजह से उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा था। हाँ, और अंग्रेज भी इससे खुश हुए और 1915 में उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। लेकिन असली एक्शन तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। बिल्कुल, बिहार के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला। उनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए। वहां समस्या क्या थी? ये 3 कठिया प्रणाली क्या थी? मतलब किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना जरूरी था, और वो भी अंग्रेजों की तय की हुई कीमत पर। तो ये तो सरासर शोषण था। जी, गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया और ये भारत में उनकी पहली बहुत बड़ी विजय थी। 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई और करों में भी 25% की कमी की गई। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। जी, इसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। हाँ, वहां विवाद था प्लेग बोनस को लेकर। मिल मालिक बोनस खत्म कर रहे थे तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और खुद पहली बार अनशन पर बैठे। मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे और वो मांग मान ली गई। मान ली गई। ये सत्याग्रह भी पूरी तरह सफल रहा। और फिर उसी साल खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ 1918 में ही। जी, गुजरात के खेड़ा में। वहां फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी लगान वसूल रहे थे। तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो। हाँ, और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ करने का फैसला लिया गया। तो इन 3 शुरुआती जीतों ने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया। 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेकर आए। जी, गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून मतलब इसमें था क्या? इसमें यह था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला सकती थी। और इसी को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है ना? बिल्कुल। इसी कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। और इसी विरोध के चलते जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919। हाँ, पंजाब के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और वहां जनरल डायर ने, ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसने भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम बताते हैं, 379 लोग। हाँ, जबकि असल में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। जी, और गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दिया था। बाद में 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। इस घटना के बाद खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ। हाँ, 1919 से 1922 तक ये तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में था। शुरू तो इसे अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। जी, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया। और फिर इन सब मुद्दों को मिलाकर गांधी जी ने अपना पहला सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में। इसका उद्देश्य था कि हर तरह से सरकार का बहिष्कार करना, उपाधियां लौटाना, स्कूल कॉलेज छोड़ना, हाँ, सरकारी सेवाओं और चुनावों का भी बहिष्कार करना। गांधी जी ने भी अपनी कैसरे हिंद की उपाधि इसी दौरान त्याग दी थी। जी, लेकिन ये आंदोलन अचानक बंद करना पड़ा चौरी चौरा कांड की वजह से। हाँ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वहां हुआ क्या था? किसानों का एक जुलूस निकल रहा था जिसपे पुलिस ने गोली चला दी। तो गुस्से में भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जी, और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। इस फैसले की बहुत आलोचना भी हुई थी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने। हाँ, कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। हाँ, इलाहाबाद में। और फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन गो बैक के नारे लगे। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि ये भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने आया था, लेकिन इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। जी, और लाहौर में इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद गांधी जी ने अपना अगला बड़ा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, 1930 से 1934 तक, और इसकी शुरुआत हुई प्रसिद्ध डांडी मार्च से। नमक सत्याग्रह। जी, गांधी जी ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थीं, जो मानी नहीं गईं, तो उसी के विरोध में ये मार्च शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। हाँ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में खत्म हुई। गांधी जी के साथ 78 सहयोगियों ने शुरुआत की थी। कुल 251 मील की यात्रा। जी, और दांडी पहुंचकर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। दबाव में अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। कुल 3 सम्मेलन हुए थे 1930 से 32 के बीच। हाँ, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। और इसी दौरान गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 5 मार्च 1931 को ये वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। एक और बड़ा समझौता था पूना पैक्ट 1932 का। जी, ये समझौता गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में हुआ था। बिल्कुल। तो अब हम आखिरी दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और अंग्रेज फिर से भारतीयों का साथ चाहता थे, इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में। हाँ, लेकिन वो मिशन असफल रहा। और गांधी जी ने उनसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब एक ऐसा चेक जिसका बैंक डूबने वाला है। सही। और इसी मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जी, शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को, और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। जी हाँ। और फिर युद्ध खत्म होने के बाद ये साफ हो गया कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रह सकते। हाँ, 22 मार्च 1947 को आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। और उन्हीं की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जी, पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। और इस पूरी कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ। बहुत दुखद। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। भारत की आज़ादी की लड़ाई को हम अक्सर गांधी जी और अहिंसक आंदोलनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके समानांतर एक और धारा भी बह रही थी, क्रांतिकारियों की धारा। ये वो लोग थे जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। भारत के नौजवानों ने कलम की जगह पिस्तौल और बम का रास्ता क्यों चुना? ये कहानी कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसे समझने के लिए हमें इसे 2 मुख्य चरणों में देखना होगा। पहला चरण कह सकते हैं 1905 के बंग-भंग आंदोलन से शुरू होकर 1915 तक चला, जब तक गांधी जी भारत नहीं आए थे। और दूसरा, जो ज्यादा संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत था, वो 1922 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, तो इन दोनों चरणों में एक मोटा-मोटा फर्क क्या था? क्या पहले वाले सिर्फ गुस्से में थे और दूसरे वाले ज्यादा योजनाबद्ध? एक तरह से आप कह सकते हैं, हाँ। पहले चरण की प्रेरणा अक्सर भावनात्मक थी, मतलब अंग्रेजों के अत्याचार का फौरन बदला लेना। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो युवाओं में गहरी निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। इस निराशा से जो दूसरा चरण जमना, वो सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना देख रहा था, समाजवादी विचारों पर आधारित। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी महाराष्ट्र से शुरू होती है ना? हाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी महाराष्ट्र में ही भड़की, खासकर पुणे के चित्पावन ब्राह्मण समुदाय में। ये लोग पेशवाओं के वंशज थे और अंग्रेजों के आने के बाद अपनी सत्ता खो चुके थे। तो एक स्वाभाविक गुस्सा था उनमें। बिल्कुल, और शायद इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का पिता भी कहा जाता है, वो भी वहीं से थे। हाँ, तिलक ने तो अपने लेखों से आग लगाने का काम किया, लेकिन जमीन पर पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था? वो था 1879 का रामोसिया आंदोलन। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसे भारत का पहला संगठित सशस्त्र आंदोलन माना जाता है। मतलब हथियार उठाने की सोच बहुत पहले से पनप रही थी। हाँ। और फिर आया व्यायाम मंडल। जी। नाम तो किसी जिम जैसा लगता है। और शुरुआत में ये था भी एक जिम ही। 1896-97 में चापेकर बंधुओं दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव ने इसे शुरू किया था।
लेकिन इसका असली मकसद युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना था। तो ये महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन बना। जी, और ये सिर्फ वर्जिश तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। पहले तो मुंबई में रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर तारकोल पोतकर सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। और दूसरी घटना ने तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आप रैंड और आयरन्स की हत्या की बात कर रही हैं? हाँ, पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था और उसकी जांच के नाम पर अंग्रेज अधिकारी घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने इन 2 अधिकारियों रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी। और इसके बाद दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी हो गई। तिलक पर भी भड़काऊ लेख लिखने का मुकदमा चला और उन्हें 18 महीने की जेल हुई। इसी घटना के बाद जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो एक घटना ने तिलक को लोकमान्य बना दिया। महाराष्ट्र में ही एक और बड़ा नाम आता है, सावरकर बंधुओं का, और उनका संगठन अभिनव भारत। सही कहा। इसकी शुरुआत हुई थी 1899 में मित्र मेला नाम के एक छात्र संगठन से। सही कहा। जिसे गणेश, विनायक और नारायण सावरकर ने नासिक में शुरू किया था। लेकिन 1904 में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। और ये नाम इटली के एक क्रांतिकारी से प्रेरित था, है ना? हाँ, गिसेप मैज़ीनी के संगठन यंग इटली से। अभिनव भारत भी वैसा ही एक गुप्त संगठन था। इसी बीच विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर स्कॉलरशिप पर लंदन चले गए और वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से जुड़ गए। इंडिया हाउस, ये तो उस दौर में लंदन में क्रांतिकारियों का एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया था। बिल्कुल, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल जैसे कई बड़े क्रांतिकारी वही रहते थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया हाउस की जासूसी के लिए कर्जन वाइली नाम के एक अफसर को भेजा तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने उसे गोली मार दी। ढींगरा को तो फांसी हुई और इस घटना के तार सावरकर से भी जोड़े गए। जी, और उधर भारत में भी अभिनव भारत सक्रिय था। नासिक के जज जैक्सन ने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुना दी, तो इसके बदले में अभिनव भारत के एक युवा सदस्य अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। इसी केस में वीडी सावरकर को भी लंदन से गिरफ्तार करके अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत वीरता और बदला लेने की भावना से क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी गई। लेकिन इस आग ने सबसे भयानक रूप तो बंगाल में लिया, खासकर 1905 के बाद। हाँ, 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल का विभाजन करने का फैसला एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरे बंगाल में आग लगा दी। पढ़े लिखे बंगाली युवाओं को लगा कि अब सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। यहीं से बंगाल के गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का उदय हुआ, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनुशीलन समिति का आता है। हाँ, अनुशीलन समिति बंगाल का पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे नेताओं के जुड़ने के बाद ये बहुत मजबूत हो गया। इनका नारा साफ था, खून के बदले खून। जी, इनका काम था बम बनाना, हथियार चलाना सिखाना और अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाना। और इन्हीं नेताओं ने युगांतर नाम की एक पत्रिका भी शुरू की जो बहुत प्रभावशाली साबित हुई। इतनी प्रभावशाली कि इनकी रचनाओं का संग्रह मुक्ति कौन पाथे क्रांतिकारियों के लिए एक तरह की बाइबल बन गया था। युगांतर समिति ने कई हमले किए, लेकिन जो घटना सबसे ज्यादा चर्चित हुई वो थी मुजफ्फरपुर की, किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश वाली घटना। हाँ, मुजफ्फरपुर का जज किंग्सफोर्ड बहुत क्रूर था। उसे मारने का काम युगांतर समिति के 2 नौजवानों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन वो किंग्सफोर्ड की बग्गी नहीं थी। नहीं, उस बग्गी में 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस और मिस कैनेडी, जिनकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी दुखद भूल थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस को तो सिर्फ 18-19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। वो शायद सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। बिल्कुल, उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बंगाल में ही एक और बड़ी घटना हुई, अलीपुर षड्यंत्र केस। मानिकटोला में क्रांतिकारियों की एक अवैध बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। अरविंद घोष समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अरविंद घोष तो बाद में बरी हो गए और एक संत बन गए। हाँ, उनका केस
चितरंजन दास ने लड़ा और उन्हें बचा लिया, लेकिन ये आग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। 1912 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की, तो क्रांतिकारियों ने वहीं उनका स्वागत करने की सोचे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना। हाँ, रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने योजना बनाई। जब वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था तो उस पर बम फेंका गया। हार्डिंग तो बच गया, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया कि क्रांतिकारी अब सीधे साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला करने से भी नहीं डरते। तो पहले चरण में हमने देखा कि महाराष्ट्र और बंगाल मुख्य केंद्र थे और दिल्ली में भी बड़ी घटना हुई, लेकिन क्या भारत के बाहर भी कुछ हो रहा था? दयाल जैसे नेता अमेरिका चले गए थे और उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर का तो मतलब ही विद्रोह होता है। और यही उनका मकसद था। उन्होंने गदर नाम से एक अखबार निकाला और विदेशों में बसे हजारों भारतीयों को भारत जाकर क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान यूरोप में मैडम भीकाजी कामा थीं, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उन्होंने 1907 में जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया था। कामागाटा मारू की घटना भी तो इसी दौर की है। हाँ, 1914 की कामागाटा मारू घटना ने गदर आंदोलन को और भड़का दिया। ये एक जापानी जहाज था जिसे 376 भारतीयों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया। जब जहाज वापस कलकत्ता आया तो यात्रियों और पुलिस में झड़प हुई और 18 लोग मारे गए। इस घटना से पूरे पंजाब में जबरदस्त गुस्सा भर गया। तो ये था पहला चरण, जिसमें गुस्सा था, वीरता भी, बलिदान था, लेकिन शायद एक केंद्रीय योजना की कमी थी। फिर आया दूसरा चरण। क्या ये चौरी चौरा की घटना के कारण शुरू हुआ? हाँ, 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। ये लोग थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा। उन्हें लगा कि अहिंसक आंदोलन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी सोच के साथ 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। सही। कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने इसकी नींव रखी। इनका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना। और इस संगठन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण हुआ काकोरे कांड। बिल्कुल। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में HRA के 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। 29 लोगों पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद किसी तरह बच निकले। काकोरी कांड ने HRA की कमर तोड़ दी, लेकिन आजाद ने हार नहीं मानी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। HRA अब HSRA बन गया। बिल्कुल। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने संगठन को फिर से खड़ा किया और उसके नाम में एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। अब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना सिर्फ नाम का बदलाव था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव था। ये दिखाता है कि अब क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। वे रूस की क्रांति से प्रभावित थे और भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें मजदूरों और किसानों का राज हो। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई थी। सही कहा। और इस नई सोच के साथ HSRA ने पहली बड़ी कार्रवाई की, सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचानने में गलती हो गई और उन्होंने ASP JP सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद हुई वो घटना जिसने भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया, असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खाली जगह पर बम फेंके थे। तो फिर बम फेंके ही क्यों? जैसा कि उनके पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वे सरकार के 2 दमनकारी बिलों का विरोध कर रहे थे,
वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी आवाज सुने। इसीलिए उन्होंने बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर गिरफ्तारी दी। और इसी गिरफ्तारी के बाद लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ, जिसमें सॉन्डर्स हत्याकांड समेत सारे पुराने केस खोल दिए गए। हाँ, और इसी मुकदमे के दौरान जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। अंत में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने से भी कम समय में चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। उनकी कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल। आजाद, काकोरी और सॉन्डर्स हत्याकांड दोनों के बाद से ही फरार चल रहे थे। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे जब एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अकेले ही पुलिस का मुकाबला किया, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपना प्रण निभाया कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली। HSRA के इन बड़े नेताओं की शहादत के बाद उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग खत्म सा हो गया, लेकिन बंगाल में एक आखिरी बड़ी चिंगारी अभी बाकी थी। चटगांव शस्त्रागार कांड। हाँ, 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, उनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। उन्होंने हथियार लूटे, टेलीफोन लाइनें काट दी और वहां एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी हमला था। इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर जैसी वीरांगनाओं ने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने फिर से चटगांव पर कब्जा कर लिया और 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो महाराष्ट्र की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर ये आग पूरे देश और दुनिया में फैली और अंत में चटगांव में जाकर शांत हुई। एक अविश्वसनीय यात्रा। हाँ, इन क्रांतिकारियों के रास्ते पर भले ही बहस हो सकती है, लेकिन उनके साहस, त्याग और देश के लिए मर मिटने के जज्बे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा और एक नया सपना दिया। आज भी जब हम भगत सिंह, आजाद या सूर्य सेन का नाम लेते हैं तो एक अलग तरह का गर्व महसूस होता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। तो बात शुरू होती है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी कह सकते हैं पारित हुआ। लेकिन आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक आखिरी कोशिश की थी बातचीत की। हाँ, उन्होंने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। उनकी सोच ये थी कि अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो आंदोलन की शायद जरूरत ही ना पड़े। और ये मांगे बहुत दिलचस्प थीं। इसमें जैसे भू राजस्व में 50% की कमी की बात थी। हाँ, और नमक कर को पूरी तरह से खत्म करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा सिविल अधिकारियों और सैनिक खर्च में भी 50% की कटौती की मांग थी। सही। और साथ ही नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस देना, और सबसे जरूरी उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हत्या का आरोप न हो। लेकिन लॉर्ड इरविन उन्होंने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। अच्छा, एक भी नहीं मानी? एक भी नहीं। और इसका सीधा परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और इसी आंदोलन के दबाव में और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार को लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके कुछ मुख्य तथ्य जो याद रखने वाले हैं। समय था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, और जगह थी सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उस वक्त सम्राट जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन। बिल्कुल। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस नहीं थी। हाँ, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था, तो कांग्रेस ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। तो फिर भारत से कौन कौन शामिल हुआ था? कुछ महत्वपूर्ण नाम। हाँ, मुस्लिम लीग से आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उदारवादी दल से टीबी सप्रू भी थे। हाँ,
और इस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा बनकर उभरा वो था बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग। लेकिन कांग्रेस की गैर मौजूदगी में कोई फैसला तो हो नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के बिना कोई भी ठोस नतीजा निकलना नामुमकिन था और इसीलिए यह सम्मेलन कह सकते हैं कि असफल माना गया। गांधी-इरविन समझौता। तो पहले सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार को ये तो समझ आ गया कि कांग्रेस को बातचीत में शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ, उन पर बहुत दबाव बना और इसी के चलते 5 मार्च 1931 को गांधीजी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना? और इसमें टीबी सप्रू और एमआर जयकर ने मध्यस्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी और बदले में कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी दिया गया था। हाँ, वो भी था। लेकिन इस समझौते की बहुत आलोचना भी होती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लेके? बिल्कुल, क्योंकि ये समझौता उन्हें फांसी से नहीं बचा सका, क्योंकि उन पर हिंसा के मुकदमे थे। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में। और इस समय तक एक बड़ा बदलाव हो चुका था। भारत के वायसराय अब लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन थे। अच्छा। लेकिन सम्राट और प्रधानमंत्री वही थे। हाँ, वो वही थे। इस सम्मेलन की सबसे खास बात थी कांग्रेस की भागीदारी। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए। सही कहा। उनके अलावा सरोजिनी नायडू और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी वहां मौजूद थे। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, जैसे गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वहां किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हाँ, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सम्मेलन भी दुर्भाग्य से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आकर अटक गया और असफल हो गया। हाँ, बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी मांग को फिर से दोहराया, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। तो गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। उनका वो प्रसिद्ध कथन भी है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। और भारत वापस आकर उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट। तो 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं उसकी घोषणा कर दी। और इसने तो जैसे एक भूचाल ला दिया। इसके तहत दलित वर्ग को भी मुस्लिमों और सिखों की तरह पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। मतलब गांधी जी का जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। बिल्कुल, उन्होंने इसे हिंदुओं को बांटने की एक चाल माना और इसके विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। बहुत ज्यादा। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये हुआ 26 सितंबर 1932 को। हाँ, इस समझौते के तहत दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। और बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन और परिणाम। ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ, लेकिन इसमें तो बहुत कम लोग थे। हाँ, बस एक औपचारिकता जैसा था। केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी नहीं लिया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो कौन से भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। 2 प्रमुख नाम हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। अच्छा, तो इन सब सम्मेलनों का अंत में क्या नतीजा निकला? देखिए, इन सम्मेलनों में जो भी चर्चाएं हुई उनके आधार पर मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। और उसी श्वेत पत्र के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिनियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय प्रेस का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस की भूमिका
बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हम्म ये सिर्फ ब्रिटिश राज की आलोचना का एक साधन नहीं था, बल्कि इसने, आप कह सकते हैं कि जनता को एकजुट करने और राष्ट्रवादी भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में भी मदद की। बिल्कुल। और ये सफर काफी कठिनाइयों से भरा था, है ना, जैसे अशिक्षा और औपनिवेशिक दबाव। हाँ, लेकिन बाद में प्रेस स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख हथियार बन गया। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। हाँ। भारत में प्रेस की शुरुआत। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने स्थापित की। इसकी शुरुआत हुई 1556 में। 1556। जी। और इसे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, गोवा में। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का जो प्रयास था वो असल में असफल रहा था। ओ अच्छा, ये कब की बात है? इस 1766 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक असंतुष्ट सेवक था, विलियम वॉल्ट्स। उसने कोशिश की थी, लेकिन कंपनी ने उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया, तो वो प्रयास विफल हो गया। तो फिर पहला सफल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वो थी जेम्स ऑगस्टस हिकी। ओके। उन्होंने 1780 में द बंगाल गैजेट नाम से अखबार निकाला। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। और इन्हीं को भारतीय प्रेस का जनक भी माना जाता है ना? बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। जाहिर है। 1782 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रेस को जब्त कर लिया और प्रकाशन पर रोक लगा दी। तो चलिए अब चैप्टर 2 पर आते हैं, प्रमुख प्रथम समाचार पत्र। कुछ ऐसे तथ्य जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। कौन सा था वो? उसका नाम भी बंगाल गैजेट ही था। अच्छा। इसे गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में शुरू किया था। और किसी भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था दिग्दर्शन। ये एक मासिक पत्र था। भाषा? बंगाली भाषा में। 1818 में इसके संपादक थे मार्शमैन। ठीक है। तो अगर हम सभी प्रथम पत्रों की एक सूची बनाएं, तो भारत का प्रथम अखबार हुआ द बंगाल गैजेट 1780 में। ठीक। फारसी भाषा में प्रथम अखबार था मिरात उल अखबार 1822 में। ओके। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार जामे जहानुमा, ये भी 1822 में। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड 1826 में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चैप्टर 3 पर आते हैं, प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र और उनके संस्थापक। और यहाँ सबसे पहला नाम तो राजा राम मोहन राय का ही आता है। बिल्कुल, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने कौन से पत्र शुरू किए थे? उनके दो पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में था 1821 में। और दूसरा था मिरात उल अखबार, फारसी भाषा में, 1822 में। अच्छा। और उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा, उसके संस्थापक कौन थे? उसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने कलकत्ता में की थी। और हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत, जैसा मैंने बताया, जुगल किशोर ने की थे। कुछ और महत्वपूर्ण नाम और उनके पत्र भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे दादाभाई नौरोजी का रफ्त गुफ्तार, ये गुजराती भाषा में था 1851 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। जी, सोम प्रकाश 1859। इस पत्र ने नील आंदोलन में किसानों का जोरदार समर्थन किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ बिल्कुल। और अमृत बाजार पत्रिका की कहानी तो बहुत ही रोचक है। हाँ, वो तो है। इसके संस्थापक थे शिशिर घोष और मोतीलाल घोष, 1868 में। ये पहले बांग्ला में छपता था, है ना? जी, लेकिन अंग्रेजों के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात, सचमुच रातों रात, अंग्रेजी अखबार में बदल गया। क्या बात है! ये तो कमाल की रणनीति थी। और बाल गंगाधर तिलक के 2 अखबारों को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो 1881 में शुरू हुए। केसरी और मराठा। हाँ, केसरी था मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात है। और महात्मा गांधी के पत्र? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ओपिनियन, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था 1904 में। और भारत में? भारत में यंग इंडिया और हरिजन। जी, हरिजन 1933 में। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पत्रों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे द हिंदू। द हिंदू 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इंडियन मिरर? इंडियन मिरर 1861, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूक नायक? मूक नायक 1920। और नेशनल हेराल्ड?
वो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था। तो अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी चैप्टर पर, प्रेस पर ब्रिटिश प्रतिबंध। जाहिर है जैसे जैसे भारतीय प्रेस मुखर होता गया, अंग्रेजों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिशें की होंगी। हाँ, उन्होंने कई कानून बनाए। इनमें से एक था अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 का। जी, इसे जॉन एडम्स द्वारा लाया गया था और इसके तहत बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। और इसी कानून की वजह से राजा राम मोहन रॉय को अपना मिरात-उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आए, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1835 में इस कठोर कानून को निरस्त कर दिया। पर ये राहत ज्यादा दिन नहीं चली है ना। 1857 के विद्रोह के बाद एक्ट को फिर से लागू कर दिया। और फिर आया सबसे कुख्यात कानून, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम। सही कहा, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 का। इसे लॉर्ड लिटन लेके आया था। इसका उपनाम गैगिंग अधिनियम था, यानी मुंह बंद करने वाला कानून। जी, और इसका उद्देश्य केवल स्थानीय भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाना था, अंग्रेजी प्रेस पर नहीं। ये तो साफ साफ भेदभाव था। बिल्कुल। और इस दमनकारी कानून को निरस्त किसने किया? इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। चलिए, तो आज के सत्र से आपके लिए एक आसान सा सवाल है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा अखबार किस भाषा में था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में